चलिए आज मैं बात करता हूँ 12वीं के शिक्षा शास्त्र के चैप्टर फर्स्ट से, जिसका नाम है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा का परिचय समझते हैं। पहले की शिक्षा में होता क्या था कि हमारे आज की शिक्षा और प्राचीन काल की शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क था। आज की शिक्षा जिस प्रकार से हम लोगों को दी जाती है या आज के सब्जेक्ट जिस प्रकार के हैं, वो पहले की शिक्षा में ऐसा नहीं था। पहले की शिक्षा डिपेंड करती थी हमारे चरित्र पर, हमारे रहन सहन पर, और हमें इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी जिससे कि हम समाज का विकास कर सकें, हम अपनी सभ्यता का निर्माण कर सकें, हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकें, जो हमारी जिंदगी में, हमारी दिनचर्या में, हमारी फ्यूचर में काम आएगा। और आज की शिक्षा तो ऐसी है जैसे हम कई डिग्रियां हासिल भी कर लेते हैं और जिनका हमारी जिंदगी में कोई मतलब नहीं होता है। उद्देश्य की बात की जाए, पहला जो हमारा उद्देश्य था शिक्षा का, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा का, वो था ज्ञान और अनुभव अर्जित करना। अगला तीसरा उद्देश्य हम लोगों का, हमारी प्राचीन कालीन शिक्षा का जो तीसरा उद्देश्य था वो ये था ईश्वर भक्ति को जागृत करना, सरलता भाव बनाना। हमारे गुरुकुल में गुरु जो थे वो शिष्य के अंदर एक ईश्वर भक्ति जागृत करते थे, जिससे कि किसी भी जीव के प्रति हम लोगों के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हो, और हम लोगों को कोई भी हम लोगों के हाथों से कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे कि दूसरे जीव को दुख उत्पन्न हो। अगला जो उद्देश्य आता है भारतीय प्राचीन कालीन सभ्यता में, वो आता है चरित्र निर्माण। प्राचीन कालीन गुरु जो थे वो अपने शिष्य में चरित्र निर्माण करते थे, जिससे कि समाज में वो आत्मसम्मान बना सके। अगला उद्देश्य आता है विकास का समुचित उद्देश्य। व्यक्ति अपना पढ़ लिख कर अपना किस प्रकार से विकास कर सकता है, या अपने परिवार का या अपने समाज का किस प्रकार से विकास कर सकता है, उसकी शिक्षा दी जाती थी। अगला उद्देश्य जो था, नागरिक कर्तव्य बताए जाते थे, सामाजिक कर्तव्य बताए जाते थे कि आप किस प्रकार से सामाजिक कर्तव्य, आपके सामाजिक कर्तव्य क्या बनते हैं, आपके नागरिक के प्रति कर्तव्य क्या बनते हैं, वो सिखाया जाता था। नेक्स्ट उद्देश्य आता है आपका भारतीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। हम लोगों को शिक्षा दी जाती थी, गुरु शिष्यों को शिक्षा देते थे प्राचीन काल में कि आप किस प्रकार के कृत्य करेंगे, जिससे कि आप किस प्रकार से का कृत्य करेंगे जिससे कि आपकी संस्कृति जो है, सभ्यता निरंतर बनी रहेगी। और प्रचार प्रसार किस प्रकार से, राजा महाराजा जो राजकुमार हुआ करते थे, उनको शिक्षा दी जाती थी कि आपका जो समाज है या आपका जो राज्य है वो किस प्रकार से विस्तारित होगा, आप किस प्रकार से अपनी संस्कृति को बनाए रखें जिससे कि आपका जो राज्य है या जो आपका समाज है वो विस्तारित होता जाएगा। तो संस्कृति का भी विकास किया जाता था, विस्तार किया जाता था। इस प्रकार की शिक्षा हमारे गुरु जो थे वो दिया करते थे गुरुकुल में। देखिए, एग्जाम में ये भी, परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन कालीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में अंतर बताइए। अंतर कई हो सकते हैं। प्राचीन कालीन शिक्षा जो थी वो सिर्फ पुस्तकों पर सीमित थी, आपके अनुभव पर सीमित थी, आपके मौखिक जो शिक्षा हुआ, वार्तालाप हुआ करती थी अपने गुरुओं के साथ में या विद्यार्थियों के साथ, पर उस पर डिपेंड थी। लेकिन आज की शिक्षा क्या है? आज की शिक्षा मोबाइल पर डिपेंड है, टीवी पर डिपेंड है। आधुनिक उपकरण जो है, आधुनिक साधन जो है, उस पर डिपेंड है ज्यादातर। ठीक है। अब
प्राचीन कालीन की शिक्षा जो थी और आज की शिक्षा में अंतर और हानि लाभ भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि प्राचीन काल की जो शिक्षा थी उसमें हमें हानि नाम का, नुकसान नाम की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो शिक्षा जो थी वो आपके मनो दिमाग पर डिपेंड करती थी, पुस्तकों पर डिपेंड करती थी। लेकिन आज की शिक्षा जो है वो आधुनिक उपकरण, जिससे हमें फायदा तो एक है लेकिन नुकसान एक से ज्यादा। जैसे कि हम मोबाइल पर इस समय, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल पर, इसी प्रकार से ज्यादातर विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, जिससे कि हमारे आंखों पर प्रभाव आता है, आंखें प्रभावित होती हैं, हमारा दिमाग प्रभावित होता है, जिससे कि कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। आंखों की बीमारियां हो गई, मानसिक तनाव हो गया। इस प्रकार से हमें हानि भी है, हानियां भी हैं और लाभ भी। लाभ कम है और हानियां ज्यादा। तो एक तो अंतर ये आ गया आपका प्राचीन कालीन शिक्षा में और आधुनिक शिक्षा में। प्राचीन कालीन जो शिक्षा थी वो अनुशासित थी, अनुशासन के अधीन थी। लेकिन आधुनिक शिक्षा जो है, वर्तमान की शिक्षा है, वो अपने आप पर अनुशासित है। अनुशासन नाम की चीज नहीं है। अब तो कई संस्थान, हम ऐसे संस्थानों के नाम नहीं लेना चाहते, ऐसे संस्थान है जिसमें नेता बना दिए जाते हैं, छात्र नेता, जो शिष्य नेता अपने स्वयं के होते हैं, उनका अपना अनुशासन होता है, वो अपने गुरुओं पर अनुशासन जमाते हैं। तो प्राचीन कालीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में एक अंतर तो ये हो गया, पहले की शिक्षा जो थी वो अनुशासित थी, और अब अनुशासन नाम का की चीज मिलती तो है लेकिन नाम मात्र और कहीं कहीं, जहां पर छात्रों को नेता नहीं बनाया जाता। नेता पढ़ लिख कर शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जो नेता बनता है वो अलग की चीज है। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा जो थी उसमें विद्यार्थी जो हैं अपना काम स्वयं करते थे। लेकिन आज ज़्यादातर शिक्षा के अंतर्गत आपने देखा होगा, जिनके पास हर साधन है, हर एक व्यवस्था है, वो अगर कोचिंग भी जाते हैं तो एक डाइवर्ट छोड़ने जाता है, फिर ड्रॉप करने जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर काम उनके दूसरों के माध्यम से होते हैं, जिनके पास प्रत्येक साधन है। आप जानते हैं कि हमारे योगी राज कृष्ण भगवान जिनको हम बोलते हैं, वो स्वयं अपने आप में प्रभु, जिनके पास हर साधन था उस समय, और एक सुदामा जो आर्थिक स्थिति से बेहद कमजोर थे, वो और श्री कृष्ण गुरुकुल में एक ही गुरु संदीपन के यहाँ एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। तो प्राचीन कालीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में हमें फर्क उदाहरण के साथ देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, एक प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था और एक उच्च शिक्षा व्यवस्था। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत 5 से 11 वर्ष के विद्यार्थी शिक्षा आया करते थे, जिनको अंतर्देशीय शिक्षा कहा जाता था, और 11 से ऊपर के शिष्यों को विशिष्ट शिक्षा, उच्च शिक्षा जिनको दी जाती थी, उनको विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता था। अब शिक्षा जो थी वो दो भागों में विभाजित, जो उच्च शिक्षा थी वो दो भागों में विभाजित थी। जो प्राथमिक शिक्षा थी उसके अंतर्गत बच्चों को सिर्फ मंत्र उच्चारण सिखाया जाता था और मौखिक शिक्षा दी जाती थी। 5 से 11 वर्ष तक लिखित शिक्षा नहीं दी जाती थी, सिर्फ मौखिक शिक्षा। और 11 से ऊपर वाले शिष्यों को विशिष्ट शिक्षा दी जाती थी, जिसमें 2 प्रकार की होती थी, एक परा और एक अपरा। परा शिक्षा के अंतर्गत वेद पुराण उपनिषद धार्मिक ग्रंथ आते थे, और अपरा शिक्षा में जैसे भूगोल है, अर्थशास्त्र है,
समाज शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, इस प्रकार के विषय पढ़ाए जाते थे। चलिए अब बात करते हैं प्राचीन कालीन स्त्री शिक्षा व्यवस्था की। कुछ लोग बोलते हैं कि प्राचीन कालीन जो शिक्षा थी उसमें स्त्री शिक्षा प्रतिबंधित थी। ऐसा नहीं है। प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था में स्त्री शिक्षा प्रतिबंधित बिल्कुल नहीं थी। बस था इतना कि स्त्रियों के लिए एक अलग से कोई शिक्षा का संस्थान नहीं था। उनकी शिक्षा जो थी वो या तो परिवार का जो अपने कुल का पुरोहित होता था, या तो पुरोहित या माता पिता से। और प्राचीन काल में अच्छा, अगर शिक्षा व्यवस्था जो स्त्रियों की थी वो अगर प्रतिबंधित थी तो फिर शकुंतला कहां से आ गई? गार्गी पढ़ी लिखी कैसे हो गई? अनसुईया पढ़ी लिखी कैसे हो गई? अपाला कैसे हो गई? घोषा कैसे हो गई? मैत्री कैसे हो गई? पहले की जो स्त्रियों की जो स्त्री उच्च शिक्षा ले लिया करती थी तो उसको बोलते थे ब्रह्मवादिनी। जैसे हमारी अनसुईया थी, मैत्री थी, गार्गी थी, ये सब लोग, इन लोगों को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था क्योंकि इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। चलिए अब बात करते हैं प्राचीन काल के शिक्षण संस्थानों की। किस शिक्षण संस्थान को क्या कहा जाता था? शिक्षण संस्थान पहला आता है टोल। टोल में क्या होता था? सिर्फ एक शिक्षक हुआ करता था, एक गुरु हुआ करता था, वो कई छात्रों को पढ़ाता था और टोल में सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती थी। ऐसी संस्था को टोल संस्थान कहते थे। फिर शिक्षण संस्थान का नाम आता है चारण। चारण में क्या होता था कि वेद में किसी एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। ऐसे संस्थानों को चारण संस्थान कहते थे। अब आती है घटिका, जिसमें धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। ऐसे संस्थानों को बोलते थे घटिका। फिर एक संस्थान हुआ करता था जिसका नाम था परिषद। परिषद में 10 शिक्षक हुआ करते थे, कई शिष्य भी हुआ करते थे। इसमें कई विषय पढ़ाए जाते थे, कई विषय की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसे संस्थान को परिषद बोलते थे। फिर आता है गुरुकुल। गुरुकुल में जहां तक जितना आप लिख पाए प्रत्येक शिक्षा दी जाती थी, जिसमें धर्म शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी और तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रत्येक शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में। तर्कशास्त्र और व्याकरण की शिक्षा जहां पर मिलती थी उसको बोलते थे विद्यापीठ। फिर आता है विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय में किसी एक सब्जेक्ट की, किसी एक विषय की शिक्षा सुचारू रूप से दी जाती थी, उसको विशिष्ट विद्यालय बोला जाता था। मंदिर महाविद्यालय। मंदिर महाविद्यालय में क्या होता था कि उसमें दर्शन, धर्म, व्याकरण, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। उनको मंदिर महाविद्यालय बोला जाता था। आशा करता हूं कि मैंने ज्यादातर जो विषय था आपका चैप्टर में वो पूरा समझा दिया है अच्छी तरीके से, और कुछ प्रकाश आप अपने चैप्टर पर डाल लीजिएगा जिससे कि आपको सहूलियत रहेगी हमारा पढ़ाया हुआ समझने के लिए। और एक बात बता दें कि प्राचीन भारतीय सभ्यता को ही वैदिक कालीन भारतीय सभ्यता भी कहा जाता है। आशा करते हैं कि हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, या और भी आप इस प्रकार से वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी टॉपिक पे, किसी चैप्टर पर या किसी सब्जेक्ट पर, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए।